गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वीपीएस साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं भंवरलाल दहिया आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ कक्षा 9 के विज्ञान विषय के बायो पार्ट्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। छात्रों, हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई के बारे में, और अपना टॉपिक चल रहा था कोशिका की कोशिका का संरचनात्मक संगठन। कोशिका का संरचनात्मक संगठन, इसमें अपन ने ये पढ़ चुके थे कि कोशिका के संरचनात्मक संगठन में प्रमुख 3 अवयव या घटक होते हैं, जिसमें पहला होता है अपना प्लेज्मा झिल्ली, दूसरा होता है अपना केंद्रक, तीसरा होता है अपना कोशिका द्रव्य। अपन प्लेज्मा झिल्ली के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्लेज्मा झिल्ली कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होती है। कोशिका को उसके बाह्य माध्यम अर्थात उसके चारों ओर के आवरण से अलग करती है। कोशिका को एक आकार प्रदान करती है और यह कार्बनिक पदार्थों जैसे प्रोटीन, लिपिड की बनी होती है। इतनी चर्चा हम पीछे की क्लास में कर चुके हैं। अब इससे आगे इसकी संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जब एक गोलाकार प्रारूपिक कोशिका में अपन कोशिका की संरचना को देखें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से, यदि हम किसी कोशिकीय स्लाइड का अध्ययन करें तो देखने पर हम पाते हैं कि कोशिका की जो झिल्ली होती है उसकी संरचना में अनेकों सूक्ष्म छिद्र दिखाई पड़ते हैं। कोशिका की जो प्लेज्मा झिल्ली होती है, जिसको कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, इसकी संरचना का माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि इसकी संरचना के अंदर अनेक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को रंध्र भी कहते हैं। ये सूक्ष्म छिद्र कोशिकीय क्रियाओं के अंदर, कोशिका की कौन कौन सी क्रियाएं, सीधा तो कहें तो हम ये कह सकते हैं कि पदार्थों को बाहरी माध्यम से अंदर ग्रहण करना और कोशिका के अंदर से पदार्थों का बाहर निकालना, अथवा कोशिकीय क्रियाएं अथवा जैविक क्रियाएं अथवा जीवन के लिए आवश्यक क्रियाएं, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, परिसंचरण जैसी क्रियाओं में यह सूक्ष्म छिद्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कोशिका के अंदर इसका एक केंद्रक और एक इसका कोशिका द्रव्य अथवा जीव द्रव्य। ये जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, यह सूक्ष्म छिद्र विसरण व एक अन्य क्रिया परासरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखते हैं कैसे। पहले अपन पढ़ते हैं विसरण के बारे में। जब कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, जब कोशिका के अंदर श्वसन की क्रिया होती है, उस समय क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होती है? कोशिका के चारों तरफ ऑक्सीजन की अधिकता हो जाती है। ऑक्सीजन के अणुओं की अधिकता हो जाती है, अथवा कोशिका के बाहर की ओर बाह्य माध्यम में
ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक होती है तथा कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता बहुत कम होती है अथवा ऑक्सीजन अणुओं की संख्या कम होती है, तब क्या होता है, ऑक्सीजन के अणु जहाँ कोशिका के बाह्य माध्यम में इनकी सांद्रता अधिक है, यहाँ से गति करते हुए कहाँ पहुँचते हैं, कोशिका के अंदर पहुँचते हैं। अर्थात पदार्थ अथवा ऑक्सीजन अपनी अधिकतम सांद्रता से कहाँ पहुँचता है, कम सांद्रता की ओर, और पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। पदार्थ जब अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर मूव करते हैं, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं अथवा अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गति करते हैं, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, विसरण कहा जाता है। इसी प्रकार जब श्वसन क्रिया के पश्चात कोशिका के अंदर की ओर CO2 की अधिकता हो जाती है तथा बाहरी माध्यम में CO2 की कमी हो जाती है, कोशिका के अंदर की ओर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा अधिक और इसके बाह्य माध्यम में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा कम, तो क्या होता है, CO2 के अणु कोशिका के अंदर से बाहर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, अर्थात अपनी अधिक मात्रा से कहाँ, कम मात्रा की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये भी क्रिया कौन सी हो गई, विसरण। इसमें भी क्या हो रहा है, कोशिका अपनी अधिक मात्रा से कहाँ, कम मात्रा की ओर, CO2 के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति कर रहे हैं, तो इसे भी क्या कहा जाएगा, विसरण की क्रिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि कोशिका श्वसन की क्रिया में मुख्यतः किस क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा संपन्न होती है। दूसरी अपनी प्रमुख क्रिया है परासरण। क्या होता है, जब पदार्थ अथवा जल के कण अपनी अधिक सांद्रता से कहाँ चलते हैं, कम सांद्रता की ओर, कहाँ चलते हैं, कम सांद्रता की ओर, मतलब वही बात अपनी विसरण की क्रिया, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, पदार्थ के कण कहाँ चलते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तब तो ये क्रिया हो गई विसरण। परंतु पदार्थ के कण अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करते हैं, परंतु किस में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर, तब इस क्रिया को क्या कह देते हैं हम, परासरण। तब ये क्रिया क्या कहलाती है, परासरण। मतलब इन दोनों क्रियाओं में आप अंतर समझ चुके होंगे। दोनों ही क्रियाओं में क्या होता है, पदार्थ के कण क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कहाँ गति करते हैं, कम सांद्रता की ओर गति करते हैं। यदि इस क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली भाग न ले तब क्या हो जाए, विसरण की क्रिया। और यही क्रिया क्या हो, अर्धपारगम्य झिल्ली के अंदर से हो, उपस्थिति में या अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर हो, तब इसी क्रिया को क्या कर देते हैं हम, परासरण की क्रिया। कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला जल, कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाला जल अथवा कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जल के अणु और कोशिका के अंदर से बाहर निकलने वाले जल के अणु कौन सी क्रिया अपनाते हैं, परासरण की क्रिया।
अर्थात अपने कहने का मतलब है कि कोशिका के जल के अणुओं का प्रवेश और कोशिका के अंदर से जलीय के अणुओं का निष्कासन किस क्रिया के द्वारा होता है? परासरण की क्रिया के द्वारा होता है। देखते हैं एक जंतु कोशिका और पादप कोशिका में यह क्रिया किस प्रकार से संपन्न होती है, कैसे होती है। तो देखें, इसके लिए अपने को एक जंतु कोशिका और एक पादप कोशिका के बारे में विचार करना होगा। अपना एक जंतु कोशिका के रूप में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ अंडा। जंतु कोशिका क्या? एक अंडा, एक अंडा लेकर उसे तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक अंडे को लेकर उसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर रखते हैं, जिससे क्या होता है? अंडे का कवच, अंडे का कवच किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। अपन ने एक अंडा लिया, उस अंडे को क्या किया? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, छात्रों आप देख रहे हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। आप कक्षा 9 विज्ञान के रसायन विज्ञान भाग में जब आप पढ़ेंगे तब यह सूत्र आप सीख जाएंगे, इन सूत्रों को बनाना भी सीख जाएंगे और इनके बारे में आपको अधिक जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ कि HCl किसका सूत्र है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वह CaCO3 किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि एक अंडे को लिया, इस अंडे को क्या किया? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर रखा। रखने से क्या हुआ? अंडे का जो बाहरी कवच है जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना वो हट जाता है। अब अपने को क्या प्राप्त होता है? प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली युक्त अंडा प्राप्त होता है। प्लेज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली युक्त अंडा प्राप्त होता है। इस अंडे को अर्थात प्लेज्मा झिल्ली युक्त अंडे को जब हम तनु विलयन के अंदर रखते हैं। तनु विलयन से अपना मतलब है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक, विलायक की मात्रा अधिक और इसमें घुलित खनिज लवणों की मात्रा बहुत कम। घुलित खनिज लवण अथवा शर्करा की मात्रा बहुत कम। घुलित पदार्थों की मात्रा बहुत कम। देखें क्या कह रहा हूँ मैं कि जो अपना झिल्ली युक्त अंडा आपने प्राप्त किया है उस अंडे को कहाँ रखना? अब तनु विलयन में। तनु विलयन से अपना मतलब होता है जिसमें विलायक की मात्रा अधिक। विलायक आप सीधा सा एक मतलब समझ लीजिए जल, क्योंकि अत्यधिक परिस्थितियों में विलायक का काम कौन करता है? जल ही करता है। लगभग सभी क्रियाओं में विलायक का कार्य किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा ही होता है। और इसमें घुले हुए खनिज लवण अथवा पदार्थों की मात्रा बहुत ही कम होती है। ऐसे विलयन को अपन क्या कहते हैं? तनु विलयन। छात्रों आज की क्लास में
इतना ही, जब आगे कल अपनी क्लास होगी उसमें इससे आगे हम पढ़ेंगे।